हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह प्रभात पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, एक एडिटोरिया पब्लिकेशन का और दूसरा प्रभात पब्लिकेशन का। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रभात पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो देखिए इसका आंसर है कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, और देखिए इसमें कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। किस स्थान पर स्थित था, तो सही है इसका देखिए पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पे स्थित था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। किस वंश से, तो देखिए यह संबंधित था चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा, तो देखिए यह बनवाया गया था, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, और देखिए कह रहा है इसमें कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ पर, तो देखिए यह मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी पर। कहाँ स्थित है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर यह स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो दिया हुआ है मुद्रा आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा मुद्रा नहीं, मुंद्रा आंध्र प्रदेश, यह जो है यहाँ पे क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पोर्ट है, और इसका संचालन अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और यह गुजरात प्रांत के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए कह रहा है इसमें कि शेर शाह को दफनाया गया था कहाँ पे। शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था, तो इसको दफनाया गया था इनको सासाराम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। गुलरुखी उपनाम से निम्न में से किसने, तो देखिए यह किया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पे। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पे, तो सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी काबुल में। कहाँ पे, काबुल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो यह किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, तो देखिए यह हो जाएगा कलीम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया, तो यह समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें किसने किसको हराया था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, इसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेंगे यहाँ पे 15 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो यह किया गया था, याद रखिएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा। ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में
कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 में हुआ था, में कौन विजयी हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो इसमें विजयी हुआ था हैदर अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1767 से लेकर 69 ईस्वी तक लड़ा गया था और इसमें हैदर अली ने अंग्रेज सेना को परास्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया कब? तो यह समाप्त किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1813 ईस्वी में। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो देखिए दो ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तारानाथ बंदोपाध्याय, और बी ऑप्शन में दिया हुआ है तारानाथ घोष। आइए इसका दो ऑप्शन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए दो ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, ऑप्शन है दीनबंधु मित्र और बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए इसके जो लेखक है वह है दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें कह रहा है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह नाम दिया गया था, याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था एस्ट्रेची आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसे पुनः अधिकृत किया? तो यह किया था, याद रखिएगा, दिल्ली को। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर, और इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था किस अधिवेशन में? तो देखिए यह जो है यह हो जाएगा 1929 का अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? सरकारी वकील था, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो है काकोरी कांड में सरकारी वकील था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? यह किसने कहा था? तो देखिए यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है सेला उत्तराखंड। सेला उत्तराखंड जो दिया हुआ है, सेला जो है एक दर्रा है, और देखिए यह उत्तराखंड यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये उत्तराखंड नहीं होगा, यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कौन एक इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए सेला दर्रा जो है यह उत्तराखंड यहाँ पे दिया, इसलिए सुमेलित नहीं है। सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई इनमें से कौन सी है? तो देखिए इसका हो जाएगा 455 मीटर। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 455 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे कह रहा है कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? मिलन स्थल पर स्थित है, तो देखिए यह है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है 2011 के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा का।
ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 31 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र जो शिवकाशी दिया हुआ है, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी, यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मुंद्रा जो आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, मुंद्रा जो है आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, यह क्या हो जाएगा, इसका सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का पोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, सही अवरोही क्रम क्या है। तो देखिए सही हो जाएगा इसका पीरपंजाल, कारबूद, नाथुवाड़ी और उसके बाद बड़देव वादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारण है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 34 का। इसका देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका जो 34 का आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मिलुटिन मिलन कोलिच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए, सही अवरोही क्रम में चुनिए, यानी कि घटते हुए क्रम में चुनिए। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 4 1 2 घटते हुए क्रम। ठीक है, सबसे जो है इसका 3 नंबर वाला हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। उसके बाद हो जाएगा 4 यानी कि दक्षिण अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे यूरोप, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए 36 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, डुरंड रेखा जो दिया हुआ यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के बीच में, यह क्या हो जाएगा 36 का गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य जो है स्थित है, रेखा निर्धारित की गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो यहाँ जो बांग्लादेश और भारत दिया हुआ यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 37 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 38 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है, कौन से महाद्वीप में। तो देखिए वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीपों में देशों की संख्या अधिकतम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो है टोटल 54 देश है फ्रेंड्स, कितना है टोटल, अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 39 नंबर, और कह रहा है इसमें कि दस्त ए लूट अवस्थित है, दस्त ए लूट अवस्थित है कहाँ। तो देखिए यह अवस्थित है ईरान में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए वेल्ड जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेल्ड जो दिया हुआ यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, सही सुमेलित यह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वेल्ड जो है यह ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ के जो है घास का स्थल है वेल्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किस में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत अंकित किया गया था, अंकित किया गया था। तो यह अंकित किया गया था 2001 से 2011 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित दशकों में से किस में भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी, किस दशक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961 से 71 में, 1961 से 71 हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 43 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या थी। तो देखिए इसकी जो योजना अवधि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना की, वह थी 2007 से लेकर 2012 ईस्वी। ठीक है, 2007 से लेकर 2012 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे। तो यह स्थित है झांसी में, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 45 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक होता है। भारत में निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक होता है, तो वह है अभियांत्रिकी माल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए यहाँ पे 46 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। बासमती चावल की संकर प्रजाति इनमें से कौन सी है, तो वह हो जाएगा देखिए पूसा बासमती 1। ठीक है, पूसा बासमती 1 जो है वह यह बासमती चावल की संकर प्रजाति है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर, और इसमें है कि पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक इनमें से कौन सा है, तो वह उर्वरक है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए 48 नंबर, और इसमें है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, तो यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला देख लेंगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है वर्ष 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही किस राज्य में, तो देखिए सही हो जाएगा इसका बिहार में, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था कब, तो देखिए इसको अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला आइए अब देते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि यह किसने कहा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह किसने कहा है, तो देखिए यह कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, तो देखिए वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है सही आंसर हो जाएगा। 53 में देख लेंगे अब यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विरोध का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 54 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 54 यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, 54 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31 में यह यहाँ पे क्या होगा, सही सुमेलित नहीं होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, तो देखिए वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है, तो देखिए मूल संरक्षक हो जाएगा यहाँ पे न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तो देखिए वह भाग हो जाएगा संविधान का आमुख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 58 नंबर, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, तो देखिए वह हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर, और इसमें है कि बिना संसद के सदस्य हुए कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, कब तक, तो यह रह सकता है, याद रखिएगा 6 महीने तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 60 यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 60 यहाँ पे दिया हुआ देखिए कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 3। अनुच्छेद 76 जो है, अनुच्छेद 76 ये किससे संबंधित है, भारत का महान न्यायवादी से। बी का 1 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 148 जो है किसका हो जाएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद सी का हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 75 का 1 जो है यह केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से है, और अनुच्छेद 131 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो 61 यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा 61 का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए इसमें सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वह कितना है, 32 है, जो कि अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में टोटल 87 सदस्य है तथा हरियाणा में 90 सदस्य है, जबकि उत्तराखंड में 70 सदस्य है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर, और कह रहा है इसमें कि संसद में शून्यकाल का समय कितने बजे से लेकर कितने बजे तक होता है। तो इसका आंसर है देखिए दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, 1 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए 63 नंबर, और कह रहा है इसमें भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ पे, तो इसको प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे यहाँ पे 64 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर, और इसमें कह रहा है कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है कहाँ पे, तो यह प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर ए जो है 65 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 66 नंबर देखेंगे, और देखिए 66 का जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लीजिए 67 नंबर, और इसमें कह रहा है कि संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे 68 नंबर, और इसमें है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 69 नंबर, और इसमें कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा, तो यह किया गया है अनुच्छेद 331 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे 70 नंबर, और भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है किस में, तो यह निहित है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है किसमें, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 71 नंबर, 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी, क्या थी मुख्य रणनीति, तो देखिए वह थी उपर्युक्त सभी, यानी कि उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सभी के सभी। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 72। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 72 दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72 का, देखिए इधर दिया हुआ यहाँ पे 4 ऑप्शन, और 72 का इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आप लोग, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 73 नंबर हो जाएगा, और देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो वह हो जाएगा देखिए पीसी महालनोबिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने, तो वह हो जाएगा 74 का ए, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो कार्यकाल था 9वीं पंचवर्षीय योजना का, याद रखिएगा 1997 से लेके 2002 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 75 नंबर, और कह रहा है इसमें कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था, कब, तो यह लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, और इसमें है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो यह किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला देख लीजिए यहाँ पे 77 नंबर, और कह रहा है इसमें एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण, तो देखिए यह रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला देखेंगे यहाँ पे 78 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है कितनी। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या होती है कितनी, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 79 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम
सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चांदी। देखिए चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, और कह रहा है इसमें कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो गर्म करने पर जो है यह घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे 81, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 81 का। 81 का देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए एसिटिक अम्ल जो दही यहाँ पे दिया हुआ है यह क्या हो जाएगा, इसमें सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है, यह अम्ल जो है मुख्यतः सिरका में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 82 नंबर, और कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है, कौन सा पदार्थ, तो देखिए वह पदार्थ है ग्राफीन। ग्राफीन जो है सर्वाधिक क्या होता है, मजबूत होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देख लीजिए 83 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग, तो देखिए वह पदार्थ है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो देखिए वह हो जाएगा 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 85 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री पर। ठीक है, -40 डिग्री पर जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो यह विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत में भारी जल बनाया जाता है, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे, तो देखिए यह बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। कहाँ बनाया जाता है, ट्रॉम्बे में बनाया जाता है भारी जल, और यह ट्रॉम्बे कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 88 नंबर, इसमें कह रहा है कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व इनमें से कौन सा है, तो देखिए यह वह मूल तत्व जो है वह कार्बन है। नेक्स्ट देख लीजिए 89 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, किस यौगिक का उपयोग, तो देखिए वह यौगिक यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो वह हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह एक विस्फोटक नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 91, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 91, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ATP ADP, ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 92 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है, तो वह हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 93, इसमें कह रहा है कि BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, BMD, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है 94 नंबर, और इसमें कह रहा है कि इंसुलिन होता है, यानी कि इंसुलिन क्या होता है, तो देखिए इंसुलिन जो है एक प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल जो है इसका सही आंसर है। अगला देख लीजिए 96 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 96 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि मानव शरीर का भार होता है, तो वह हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 97 नंबर, और इसमें कह रहा है कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी, किस वर्ष में की थी, तो वह किया गया था राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 में देखेंगे यहाँ पे कि मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर बने, बिहार में कितने गवर्नर बने, तो टोटल 4 गवर्नर बने थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 99 नंबर, और कह रहा है इसमें प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757, कह रहा है इसमें कि प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था, बिहार का उपनवाब कौन बना था, तो वह बना था मीरन। ठीक है, प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था, मीरन बना था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।